शाम का वक्त था। खूबसूरत वादियों में बनी यह जमींदार हवेली पूरी शान और शौकत से खड़ी थी। वो चारों शाम के वक्त हवेली से छुपकर निकले थे, हाथों में अपनी अपनी चप्पल उठाई। वो बड़ी एहतियात से चल रहे थे ताकि शोर ना हो। वो गीली रेत पर अपने सफ़ेद पांव रखती आगे बढ़ती जा रही थी। उसके हर कदम पर छन्न की आवाज़ पैदा हो रही थी जो खामोशी में एक सांस सी भर रही थी। उसके पीछे पूरी टोली थी। सबसे आगे सबिता, फिर उसके पीछे रेखा, रेखा के पीछे किरण और सबसे पीछे अरुण। वो चारों दबे पांव निकले थे। तीनों लड़कियों ने लंबी चादर सर पर ओढ़ रखी थी जिससे चेहरा भी छुपा हुआ था, जबकि अरुण ने रुमाल से चेहरा ढक रखा था। सबिता, सोच लो, आखिरी बार कह रही हूँ, अगर पकड़े गए तो। यह आवाज़ सबसे डरपोक रेखा की थी। रेखा, चुप रहो, आज तो हम इस बाग से आम लेकर ही जाएंगे। सविता, वो है क्या जो जिस राह पर निकले और उसे अधूरा छोड़ दे? बाग में इस वक्त माली नहीं था। ओए बंदर, पीछे क्या खड़े हो, आगे आओ और यह आम तोड़ो। सविता ने पीछे खड़े 15 साल के अरुण को खींचा। बेचारा उनकी बातों में आकर साथ तो चला आया था, मगर अब चोरी करते डर तो उसे भी बहुत लग रहा था। सविता, इस बार मुझे छोड़कर भागना मत। पिछली बार की बात याद है ना? अरुण डरते डरते पेड़ पर चढ़ा। तीनों लड़कियां पीछे खड़ी हंस रही थी। वो खूब सारे आम तोड़कर नीचे आया जिन्हें रेखा ने टोकरी में रखा। हंस लो तुम तीनों, अगर पकड़े गए तो मैं कह दूंगा कि किरण और सविता ही मुझे फुसला लाई थी। देखो सविता, अगर तुम्हारे लाला यशवर्धन को खबर हो गई तो हम तीनों की सामत आ जाएगी। रेखा को हवेली के डरावने माहौल और बड़े भाई यशवर्धन का खौफ सवार हुआ था। कुछ नहीं होगा, जरा हटो, मैं तोड़ती हूँ आम। सविता ने अपनी काले रंग की चादर संभालते हुए एक पत्थर उठाया और निशाना लगाने ही लगी थी कि पीछे से किसी की आवाज़ गूंजी। पीछे छुपे तीनों साथी तो भाग खड़े हुए, मगर सविता, जिसे पीछे खड़ा शख्स देख चुका था, वहीं पेड़ की तरफ मुंह किए खड़ी रह गई। उसे भागने का मौका भी नहीं मिला। अरे लड़की, कौन हो तुम? सविता ने चादर और कसकर पकड़ ली। किसी और के बाग से चोरी करना जुर्म है और इसकी सजा तुम्हें अभी मिल सकती है। यह आवाज एसपी अभय कुमार की थी। सविता ने आंखें कसकर मींच ली। देखिए, मुझे जाने दीजिए, कुछ आम से आपका क्या जाएगा? मैं एक गरीब सी लड़की हूँ। वो उस वक्त को कोस रही थी जब यहाँ आई थी। अगर यह बात हवेली तक जाती तो उसकी सामत पक्की थी। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन अगर फिर कहीं चोरी करती दिखी तो सीधे पकड़कर जेल में बंद कर दूंगा। अभय ने उसे जाने की इजाजत दी। वो जाने के लिए बढ़ी, पर आम हाथ में थे। रुको, यह आम तो वापस रखो। अभय ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसी पल जब सविता की झलक उसकी आंखों में पड़ी तो वो शॉक्ड रह गया। काले रंग की चादर में छुपा सुर्ख सफेद चेहरा, जिसमें सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी, हरे रंग की आंखें जिनमें काजल की गहरी लकीरें थीं। उन आंखों पर छाई घनी पलकों ने उसकी खूबसूरती और बढ़ा दी थी। ये लो अपने आम, जल्लाद। सविता मुंह बनाती बोली और मौका मिलते ही तेज कदमों से वहां से निकल गई, मगर उसके पाँव में बंधी पायल की आवाज अभय के कानों में अब तक गूंज रही थी। एसपी अभय कुमार का ट्रांसफर इस छोटे से गांव में अभी 2 दिन पहले ही हुआ था। जमींदार हवेली का एक अहम केस था जिसे सुलझाने के लिए उसे यहाँ भेजा गया था। उसी बाग के सामने से गुजरते वक्त उसकी नज़र पहली बार सविता पर पड़ी थी। उसके लंबे काले घुंघराले बाल जो कमर से नीचे तक लटक रहे थे, चादर के पीछे से झलक रहे थे। फिर सफेद पाँव में पहनी पायल ने एसपी अभय कुमार का ध्यान खींच लिया और वो जैसे किसी ख्याल में बहते चले आए थे। तभी पीछे से आवाज आई, चल भाई, कब से गाड़ी में बैठा तेरा इंतजार कर रहा हूँ और तू यहीं खड़ा है। यह वीरेंद्र था, अभय का साथी और दोस्त। वह उसे बुलाने आया तो दोनों जीप में बैठकर वहां से निकल पड़े, पर पूरे रास्ते अभय के दिमाग में बस वो लड़की घूम रही थी जिसकी
आवाज घबराहट में भी मीठी लगी थी और जिसकी आंखों में जाने कितनी कहानियां छुपी हुई थी। यह छोटा सा बहुत ही खूबसूरत गांव था। यहाँ के बड़े जमींदार हीरा लाल की हवेली दूर से ही अपनी शान दिखाती थी। वो बेहद ईमानदार और इंसाफ पसंद इंसान माने जाते थे। वो दो भाई थे, एक जमींदार हीरा लाल और दूसरे जमींदार रणधीर। जमींदार हीरा लाल के दो बच्चे थे, बड़ा बेटा यशवर्धन और छोटी बेटी सविता, जो बहुत मुश्किलों के बाद पैदा हुई थी, इसीलिए वो घर घर की लाडली और सबकी जान थी। दूसरे भाई रणधीर के तीन बच्चे थे, पहली बेटी गरिमा, दूसरे नंबर पर रेखा और सबसे छोटा बेटा अरुण। दोनों भाइयों के बीच खूब मेल मिलाप था। गांव का हर छोटा बड़ा मसला दोनों मिलकर सुलझाते थे। इस गांव के सरपंच खुद जमींदार हीरा लाल थे और रणधीर हर काम में उनके साथ खड़े रहते थे। हवेली के सब बच्चे आपस में गहरी दोस्ती रखते थे। बच्चे पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते थे। जमींदार हीरा लाल की पत्नी का देहांत हो चुका था, जबकि रणधीर की पत्नी प्रियंका थीं, जिनकी हवेली में काफी चलती थी। उनकी बात टाली नहीं जाती थी। गांव का हर आदमी हवेली वालों की तारीफ करता था और यह सिर्फ हीरा लाल की ईमानदारी और न्यायप्रियता की वजह से था। किरण की शादी यशवर्धन के साथ तय थी। वह पड़ोस के गांव की रहने वाली थी। कुछ सालों पहले उसके गांव में डकैत आए थे और उसके घर में डकैती पड़ी। डकैतों ने उसके पापा को मार डाला, जबकि माँ कई साल पहले ही बीमारी के चलते खत्म हो गई थी। किरण अकेली रह गई। उसको वहां देखने वाला कोई नहीं था और हीरा लाल जी ने उसके पिता को जबान दी थी कि वह अपने बेटे की शादी किरण से करेंगे। किरण बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की लगी थी। हीरा लाल जी को वो अपनी बहू के तौर पे बहुत पसंद थी। उस पर कोई भी आँच ना आए, वह उसे हवेली ले आए। किरण के पिता ने जब शादी तय की थी, उन्होंने कहा था कि वह चाहते हैं कि बेटी पढ़े और जब वह 20 साल की हो जाए उसके बाद ही वह उसकी शादी करेंगे। तभी हीरा लाल जी ने सगाई करके रिश्ता तय कर दिया था और हीरा लाल जी किरण के पिता की इस इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने तय किया कि पहले किरण अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, उसके बाद ही उसकी शादी यशवर्धन के साथ होगी। किरण ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है और उसकी उम्र 19 साल है। 20 साल की होने में अभी कुछ महीने बाकी हैं। किरण को हवेली में आए 4 साल हो चुके। हवेली में उसे दिल से अपना लिया गया था और उसकी सविता और रेखा से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। उसे हवेली बिल्कुल अपने घर के जैसी ही लगने लगी थी। उसे एक पल भी ऐसा नहीं लगता था कि वह किसी और के यहाँ रह रही है। गांव का एक असूल था, यहाँ दिन चढ़े तक कोई नहीं सोता। हवेली में भी सूरज निकलते ही सबकी सुबह हो जाती थी। मर्द लोग बाहर हवेली में बने दलान में बैठकर गांव के किसी मसले पर बातचीत कर रहे थे। अंदर औरतें और नौकर चाकर अपने अपने कामों में लग गए थे। उसी वक्त सविता अपने कमरे में बैठी पिछली शाम की बात सोच रही थी। वो रौबदार चेहरा और कड़क आवाज उसके दिमाग में अब तक घूम रही थी। इतने में किरण कमरे में आती हुई बोली, लगता है कल का डर अभी तक नहीं निकला। कहीं ख्वाब में तो एसपी साहब नजर नहीं आए ना। फिर हंसते हुए गरिमा भी कमरे में दाखिल हुई और बोली, चुप कर किरण, कहीं सविता यह कंगा उठाकर तुम्हारे मुंह पर ना दे मारे। सविता ने मुंह बनाते ही सचमुच कंगा उठा लिया। सविता घर में सबसे छोटी थी, मगर मजाल है जो वह गरिमा को दीदी कहे। हमेशा नाम लेकर ही पुकारती थी। तीनों की उम्र में थोड़ा बहुत फर्क था, मगर सबकी गहरी बॉन्डिंग थी। उसी वक्त कमरे में रेखा भी दाखिल हुई और तीनों लड़कियां मिलकर सविता को छेड़ने लगीं। अरे मैं सोच रही थी सविता, अगर उस एसपी साहब को यह पता चल गया कि तुम जमींदार हीरा लाल की बेटी हो तो क्या होगा। रेखा ने फिर से सविता को डराना चाहा। इतना सुनते ही सविता के नैन नक्श ढीले पड़ गए। रेखा दीदी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, पीछे से अरुण हंसते हुए बोला। सविता ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका, जो उसने हंसते हंसते पकड़ लिया।
आय हाय बंदर, तुम्हारे मुंह में खाक पड़े। यह राज उस एसपी को कभी ना पता चले, वरना लाला तो मेरी जान ही ले लेंगे। वो बाल सुलझाते हुए कंघा वापस रख रही थी, तभी बाहर से एक नौकरानी ने खबर दी, बिटिया जी, गांव के नए एसपी अभय कुमार साहब जमींदार हीरालाल से मिलने आए हैं और बैठक में इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही सविता के हाथ से कंघा जमीन पर गिर गया। किरण ने रेखा को देखा और रेखा ने सविता को। उधर अरुण तो दांत निकाल कर मजे से हंस रहा था। अब बोलो, भला कोई किस्मत से बच सकता है क्या? अरुण ने शरारत से कहा और कमरे से तेजी से बाहर भाग गया, क्योंकि उसे पता था अब सविता कोई भारी चीज उसी पर फेंकेगी। और हुआ भी वही। सविता ने जैसे ही गिलास उठाया, उससे पहले ही किरण ने उसका हाथ रोक लिया। अरे सविता, अब मैं क्या करूं? वो मेरी शिकायत करने तो नहीं आए होंगे ना? वो परेशान होकर कमरे में चक्कर लगाने लगी। इतनी परेशान मत हो सविता, उस एसपी को क्या पता कि जमींदार हीरालाल की बेटी सविता ही वो लड़की है जो किसान के बाग से चोरी चुपके आम तोड़ रही थी। रेखा ने उसे समझाना चाहा। हाँ रेखा, तुम ठीक कह रही हो, वो यहाँ मेरी शिकायत करने क्यों आएगा? सविता खुद को समझाते हुए पलंग पर बैठ गई। तभी गरिमा मुस्कुराई। वैसे सविता, एसपी साहब हैंडसम तो थे ना? यह सुनकर सविता ने उसे घूरा। अरे खाक हैंडसम था, जल्लाद जैसी आंखों से घूर रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था अभी निगल ही लेंगे। मैंने किया ही क्या था? 2 आम ही तो लिए थे। मेरे 2 आम ले जाने से कहीं वो गरीब हो जाता क्या? ऊपर से इतना बड़ा भाषण भी दे डाला। उसके मुंह से निकली खींच भरी बातें सुनकर रेखा और गरिमा दोनों जोर से हंस पड़ी। उधर हवेली में जमींदार हीरालाल ने जब सुना कि नए एसपी अभय कुमार आए हैं, तो बाकियों से माफी मांगते हुए बैठक में बुला लिया। हीरालाल अपने रुआबदार अंदाज में सोफे पर बैठे थे। उनके साथ यशवर्धन भी मौजूद था। सामने कुर्सी पर वर्दी पहने एसपी अभय कुमार बैठे थे और साथ ही उनका साथी वीरेंद्र भी। कमरे में और कोई नहीं था। गुफ्तगू गांव के मसलों पर हो रही थी। एसपी साहब, आपको मैंने इसी सिलसिले में यहाँ बुलाया है। पिछले कुछ महीनों से गांव में कुछ अजीब हरकतें हो रही हैं। लड़कियों का गायब होना और नशे का सामान बिकना। अब यह आपके ऊपर है कि आप कैसे पता लगाते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। जमींदार हीरालाल ने गंभीर स्वर में कहा। आपके रहने का बंदोबस्त कर दिया गया है। हीरालाल ने नौकर राजू को इशारा किया। जी मालिक, राजू ने सिर झुकाकर कहा और अभय को कमरे तक ले जाने को आगे बढ़ा। इधर बैठक के दरवाजे के पास सविता और किरण खड़ी सब कुछ देख रही थी। दरवाजा आधा खुला था। चलो सविता, और कितना ताकोगी एसपी को? किरण बार बार उसका दुपट्टा खींचकर वापस ले जाना चाह रही थी, मगर सविता का ध्यान तो बस अंदर की बातों को सुनने पर था। चुप रहो किरण, तुम्हारी चुहल के चलते मुझे एक भी बात साफ सुनाई नहीं दे रही। वो कान लगाए खड़ी थी कि अचानक जोर की आवाज से दरवाजा पूरा खुल गया और सामने एसपी अभय कुमार खड़े थे। अब की बार किरण के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर सविता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि वो भाग ना सके। अभय ने सामने खड़ी लड़की को गौर से देखा और पल भर में पहचान लिया। यही वही लड़की थी, वही बाग की चोरनी। वो पुलिस में था, उसकी नजरें फौरन पहचान सकती थी। अभय कुमार को खुद को यूं घूरते देख सविता ने घबराए अंदाज में अपने दुपट्टे के पल्लू से मुंह छुपाने की नाकाम कोशिश की। यहाँ क्या कर रही हो तुम बाग वाली चोरनी? अभय की गहरी आवाज दरवाजे पर गूंजी तो सविता का गला सूख गया, यानी वो पहचान गया था। सविता ने दुपट्टे का सिरा दांतों से दबा लिया। तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, मैं तो कल हवेली में ही थी। सविता ने किसी तरह झूठ बोलने की कोशिश की। उसका दिल कर रहा था किसी तरह यहाँ से गायब हो जाए। अभय ने उसे सर से पांव तक देखा। उसकी नज़र सविता के पायल पर अटक गई। सच में
तो फिर वही आंखें, वही पायल, सब मेरा वहम था क्या? उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। पायल सविता के मुंह से अनायास निकल गया। उसे अचानक याद आया कि कल वो अपनी पायल उतारना ही भूल गई थी। अभय की नज़र अब सीधे उसके पांव पर गई। हल्की सी झलक में वही चांदी की नाजुक पायल चमक रही थी। सविता ने जल्दी जल्दी पांव छुपाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। जमींदार साहब की बेटी, अभय ने दोनों को रोकते हुए कहा। ये सुनकर सविता और किरण जैसे बुत बन गईं। सविता के चेहरे का रंग उड़ गया। जी जी, मैं सविता, जमींदार हीरा लाल की बेटी हूँ, उसने झुकी नज़र और कांपती आवाज में जवाब दिया। अभय कुछ पल खामोश रहा, फिर हल्की तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, ओह, जमींदार की बेटी और चोरी भी करती है? कमाल है ना। नहीं, चोरी नहीं थी, बस मजाक था, किरण ने हिम्मत करके बीच में कहा। अभय की सख्त नजरें थोड़ी नरम पड़ी। पास ही खड़े वीरेंद्र ने मन ही मन अफसोस किया, क्योंकि अब इन लड़कियों को अभय के शिकंजे से कौन बचाएगा। फिर भी अभय की आवाज में वही सख्ती थी। मजाक हो या जुर्म, कानून में दोनों बराबर गिने जाते हैं। वो पल भर रुका और आगे बोला, लेकिन तुम्हारे बाबा के सामने अभी कुछ नहीं कहूँगा। यह सुनकर सविता ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी यही पायल दोबारा किसी गुनाह की जगह खनकी तो उसकी आवाज सीधे थाने तक पहुंचेगी। अभय की आंखों में हल्की शरारती चमक थी। सविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किरण ने उसका हाथ पकड़कर तेजी से खींचा और दोनों वहां से निकलने लगीं, लेकिन किस्मत ने फिर दगा दे दिया। पीछे ही यशवर्धन बाहर आ गया। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो तुम लोग? उसने सख्ती से पूछा। वो हम तो बस, किरण ने हिम्मत करके कुछ कहना चाहा, मगर सविता ने उसका हाथ कसकर दबा दिया। हम तो बस नौकरानी को ढूंढ रहे थे। सविता ने मासूमियत से झूठ बोल दिया और नजरें झुका लीं। यशवर्धन ने शक की नजर से दोनों को घूरा। नौकरानी ढूंढने का ये तरीका है? दरवाजे से कान लगाकर सुनना, जाओ यहाँ से, उसने तेज आवाज में कहा। दोनों जान बचाकर वहां से निकली। पीछे खड़े अभय के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। क्या जरूरत थी उन बेचारियों को इतना डराने की? वीरेंद्र ने पूछा। बेचारी मत कहो, चोरनी थी, कल बाग से आम चुरा रही थी। अभय हंसकर बोला। जो तुम्हारे चंगुल में फंस जाए वो बेचारा ही कहलाता है। वीरेंद्र की बात पर दोनों हंस दिए। शाम का वक्त था। हवेली का बड़ा आंगन रोशनी से नहा रहा था। पेड़ों की ठंडी छांव और मिट्टी की सौंधी खुशबू माहौल में घुली थी। इसी बीच किरण हाथों में संगमरमर की प्याली लिए रसोई से बाहर निकली। प्याली में बादाम का शरबत भरा था। वो सीधे यशवर्धन के कमरे की तरफ बढ़ी। अंदर यशवर्धन कुछ कागजात देखने में व्यस्त था। उसकी आंखों में वही गंभीरता और रौब था जो हमेशा सब पर असर डालती थी। शरबत, किरण ने धीमी आवाज में पुकारा। आ जाओ, उसने बिना सर उठाए जवाब दिया। किरण कमरे में दाखिल हुई और प्याली टेबल पर रख दी। अब की बार यशवर्धन ने नजरें उठाई और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। ये काम नौकरानी भी कर सकती थी, क्यों खुद को थकाती हो? किरण ने नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर शर्म उतर आई। ये तो मेरा फर्ज है, आपकी सेवा करने से मुझे खुशी मिलती है। यशवर्धन ने उसे कुछ पल देखा। उसकी नजरों में अब नरमी थी, मगर जुबान पर अल्फाज कम ही आते थे। वो यशवर्धन के सामने चुप ही रहती थी। और ये तुम हॉल की तरफ क्या करने आई थी? इस सवाल पर किरण की सांस अटक गई। अब सविता की बच्ची की वजह से उसे डांट सुननी पड़ेगी। मैं तो नौकरानी को बुलाने आई थी, राजू ने भेजा था। उसने सुबह वाला झूठ ही दोहरा दिया। सविता के साथ मिलकर ऐसी शरारतें मत किया करो। वो तो छोटी है, ना समझ है, पर तुम समझाया करो, यशवर्धन ने बहुत नरमी से कहा। किरण ने असमंजस भरी नजर से उसकी तरफ देखा। यशवर्धन उसे देखता रहा। वो बहुत मासूम सी लग रही थी।
किरण ने नजरें झुका ली। उसके दिल में एक पल को धड़कन तेज हुई। उसी वक्त सविता कमरे में दाखिल हो गई। वो किरण को ढूंढते ढूंढते ही वहां चली आई थी। ओए होए, क्या चल रहा है? अच्छा, मैं चलती हूँ लाला, कैरी ऑन। सविता अपनी हंसी दबा रही थी। किरण ने सिर पकड़ लिया। ये लड़की भी ना। सविता रुको, किसने कहा यहाँ से जाने को? यशवर्धन ने आवाज लगाई। इधर आओ और गौर से सुनो। ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम सोचती हो। तुम्हें एहतियात से चलना होगा, खासकर अब जब हवेली के आसपास कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। कौन लोग? सविता ने उलझकर पूछा। यही तो पता लगाना है। गांव से लड़कियां गायब हो रही हैं। इसी वजह से मैंने एसपी अभय कुमार को बुलाया है। अभय का नाम सुनते ही सविता का गला कस गया। उसके लिए वो नाम ही कड़वा था। ये एसपी कैसा है? किरण ने धीरे से पूछा। गांव के मामलों में सख्त और ईमानदार। बाकी कैसा है ये वक्त बताएगा। यशवर्धन ने शरबत का घूंट भरते हुए कहा। अब जाओ दोनों। उसने फिर से कागजों में ध्यान लगा लिया। सविता खामोश रही। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट उतर आई थी, जैसे आने वाले दिन कोई नया तूफान लेकर आएंगे। हवेली में रात का खाना चल रहा था। सब लोग जमीन पर बिछे चटाई के चारों ओर बैठे थे। यहाँ का नियम था कि पहले घर के मर्द खाते थे, उसके बाद औरतें। सारे घर के मर्द बैठे हुए थे। नौकर नौकरानियां और हवेली की औरतें खाना परोसने में लगी हुई थी। जाओ राजू, एसपी साहब को बुला कर लाओ। मेहमानों के बिना ये रोटी हमारे गले से नहीं उतरेगी। जमींदार हीरा लाल का हुक्म सुनते ही राजू अभय और वीरेंद्र को बुलाने चला गया। रुको राजू चाचा, मैं बुला लाती हूँ। बीच रास्ते में सविता ने उन्हें रोक लिया। वो नौकर थे, इसीलिए उसकी बात मानकर लौट गए। सविता रेखा के साथ दबे कदमों से हवेली के पिछवाड़े आई, जहां अभय और वीरेंद्र ठहरे थे। सविता, अब तुम्हारी ये हरकत यहाँ भी शुरू हो गई। कान लगाकर दूसरों की बातें सुनना गलत है। रेखा ने फुसफुसाकर टोका। सविता ने उंगली से चुप रहने का इशारा किया और दरवाजे के पास जाकर कान लगाने लगी। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब कुछ सुनाई न दिया तो मुंह बनाकर पीछे हुई और दुपट्टे से छुपी एक छोटी कांच की बोतल निकालकर खोलने लगी। रेखा ने हैरानी से उसे देखा। सविता, एसपी साहब यहाँ काम के सिलसिले में आए हैं कि उनकी हड्डियां तोड़ने पर तुली हुई हो। रेखा ने वो शीशी उसके हाथ से छीनने की कोशिश की। उसमें तेल था, मगर सविता दरवाजे के इर्द गिर्द बाहर उड़ेलने लगी। रेखा, तुम इतनी डरती क्यों हो? थोड़ा सब्र करो, एक आधी हड्डी टूटेगी, मर तो नहीं जाएगा वो। सविता ने हंसते हुए बोला और तेल की पूरी शीशी दरवाजे के बाहर उड़ेल दी। सविता दरवाजा खटखटाकर दरवाजे की ओट में छुपकर इंतजार करने लगी। पीछे खड़ी रेखा मन ही मन घबरा रही थी। अंदर से दरवाजा बजने की आवाज सुनकर एसपी अभय कुमार दरवाजा खोलने लगे ही थे कि सामने से भागता हुआ अरुण वहां पहुंचा। वो तेल पर पांव रखते ही जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। सविता ने अपनी उंगलियां दांतों में दबा ली और रेखा ने आंखें कसकर बंद कर ली। अभय भी हैरानी से वहीं खड़े रह गए। ये क्या कर दिया एसपी साहब आपने? मेरे छोटे भाई की कमर तोड़ दी। सामने से आते ही सविता ने गुस्से में कहा। दीवार की ओर से सविता बाहर निकली और बनावटी आंसू बहाते हुए सारा इल्जाम अभय पर डाल दिया। अरुण अपनी कमर पकड़े चीख रहा था। मैंने ये तो खुद ही दौड़कर आए और जमीन से टकरा गए, इसमें मेरा क्या कसूर है? अभय ने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा। अरे मेरी आंखों ने साफ देखा है, आपने टांग अड़ाई और मेरे भाई को गिरा दिया। सविता ने रोते रोते कहा। उसकी ये 2 नंबर एक्टिंग देख रेखा मन ही मन हंस दी। अरे कोई मुझे उठा लो, मेरी कमर टूट गई, अरुण चीखते हुए बोला। उसकी हालत देखकर वीरेंद्र हंसी रोक नहीं पाए। फिर अभय और वीरेंद्र ने मिलकर उसे उठाया। शुक्र था कि उसकी हड्डी नहीं टूटी, बस कमर में दर्द रह गया था। आप दोनों को खाने के लिए बुलाया है। रेखा ने जल्दी से बात बदल दी और सबको बैठक की तरफ ले गई। सविता ने अरुण का कान पकड़ते हुए कहा। क्या जरूरत थी बीच में टपकने की? सारा प्लान खराब कर दिया। अगर एसपी गिरते तो मजा आ जाता। अरे सविता, मेरी कमर टूट गई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अब मैं कल
अपनी डेट पर कैसे जाऊंगा? अरुण ने दोनों कान पकड़ते हुए कहा। अभी जरा सा हुआ नहीं और डेट की बात करता है, हट रास्ते से। सविता गुस्से में बोली और आगे बढ़ गई। रेखा अरुण के कंधे पर हाथ रखती हुई उसके पीछे होली। दोनों सीधा रसोई में आई जहां किरण नौकरों को हिदायत दे रही थी। सविता, अब तुम भी कुछ काम सीखो, कल को इस घर से तुम्हें विदा होना है, प्रियंका जी रोज की तरह समझा रही थी। अभी नहर के पास रहने वाली औरत आई थी, कह रही थी कि उसकी बच्चे की साइकिल तुमने छीन ली। प्रियंका जी ने शक से कहा। सविता का चेहरा उतर गया। वो मोटा सा बच्चा नहीं बताता कि उसकी साइकिल से कीचड़ उड़कर मेरे नए कपड़ों पर गिरा था। जी जी, सविता बिल्कुल सही कह रही है, हम भी उसके साथ थे। रेखा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। प्रियंका जी ने गहरी सांस ली। तुम तीनों पर तो कोई लगाम ही नहीं है। गांव वाले हंसते हैं कि हवेली की लड़कियों में तमीज ही नहीं। तीनों लड़कियां चुपचाप हामी भरकर वहां से निकल गईं। हमारा खाना कमरे में भिजवा देना, हम पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने झट से बहाना बना लिया। खाने के बाद रबड़ी परोसी गई और बातचीत का सिलसिला ड्राइंग रूम तक पहुंच गया। हवेली के ड्राइंग रूम में बढ़िया कालीन बिछे थे, दीवारों पर पुरखों की तस्वीरें टंगी थी और बड़े बड़े झूमर जल रहे थे। माहौल गंभीर और सख्त था। मेज पर फैले कागजात दिखाते हुए यशवर्धन ने कहा, गांव के लोग बाहर से चुप हैं, लेकिन सब जानते हैं कि लड़कियां गायब हो रही हैं। जरूर कोई अंदर का आदमी इसमें शामिल है। अभय ने पैनी नजर से कागजात देखे और बोले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये काम आम लोगों का नहीं, किसी ताकतवर का हाथ है, वरना इतनी हिम्मत कौन कर सकता है। यशवर्धन ने गंभीर लहजे में सिर हिलाया। जब तक मैं उस शख्स का नाम जान न लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। हवेली आए 1 हफ्ता गुजर चुका था। इस दौरान अभय और वीरेंद्र ने अलग अलग जगहों पर जांच की थी। गांव वालों का कहना था कि नहर वाले पुल से अब तक 7 लड़कियां गायब हुई थीं। साथ ही 2 छुपे हुए कारखानों से नशे की खेप भी बरामद हुई थी। जो लोग वहां से पकड़े गए थे वे जेल में थे और उनकी पूछताछ जारी थी। जितना आसान ये केस पहले लग रहा था, धीरे धीरे कड़ियां जोड़ते ही मामला पेचीदा होता जा रहा था। उस वक्त एसपी अभय कुमार गांव के छोटे से थाने में थे। वहां वो एक गिरोह के सरगना से पूछताछ कर रहे थे जिसका नाम राजा था। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि सब कुछ सच सच बोल दो। ये नशा यहाँ किसके जरिए आता है? अभय ने राजा का गिरेबान पकड़कर पूछा। ये सवाल वो उससे 10वीं बार पूछ चुके थे, मगर राजा अब तक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। साहब, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मुझे तो बस एक फोन कॉल आता है, जगह बता दी जाती है कि यहाँ से माल उठाकर ट्रक अड्डे तक छोड़ आओ। इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। अभय ने इशारा किया तो वीरेंद्र ने उसे जोरदार थप्पड़ मारे। मार खाते खाते राजा का बुरा हाल हो गया, मगर उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। अभय थककर हवालात से बाहर आए और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ पता है, वरना अब तक बोल चुका होता। वीरेंद्र, तुम एक काम करो, उस जगह को दोबारा चेक करो, शायद कोई सीसीटीवी कैमरा ही मिल जाए। अभय ने पानी की बोतल होठों से लगाई। ठीक है, लेकिन ये गांव है, यहाँ कैमरा मिलना मुश्किल है, वीरेंद्र ने कहा और जीप लेकर थाने से निकल गया। रात हल्की हो चुकी थी। थाने में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। बाहर चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, मगर अभय की नींद का नाम तक नहीं था। वो फाइलों में डूबे बैठे थे कि अचानक फोन बज उठा। जी वीरेंद्र। उन्होंने तुरंत कॉल उठाई। वीरेंद्र की हड़बड़ाई आवाज आई। अभय, तुम सही कह रहे थे, नहर के पास एक पुराना गोदाम मिला है, बाहर से बंद है, जैसे सालों से किसी ने खोला ही ना हो, मगर अंदर से सिगरेट के टुकड़े और नशे के पैकेट मिले हैं और कोने में टूटा हुआ सीसीटीवी कैमरा भी पड़ा है। सीसीटीवी मतलब अब कुछ आसान होगा, कोई रिकॉर्डिंग है? अभय
कुर्सी से उठ खड़े हुए। रिकॉर्डिंग तो है, लेकिन हार्ड ड्राइव निकाल ली गई है। लगता है काम करने वाले बहुत प्रोफेशनल हैं। मैंने कहा था ना, राजा तो बस एक मोहरा है, असल दिमाग कहीं और है, वीरेंद्र ने बताया। अभय ने गहरी सांस ली। ठीक है, तुम हवेली जाओ, मैं आता हूँ। उन्होंने कॉल काटी ही थी कि अचानक हवालात से जोरदार शोर सुनाई दिया। मैं बोलूंगा, सब बताता हूँ, मुझे जाने दो, राजा चीख रहा था। अभय तेजी से अंदर पहुंचे। हवलदार डंडा लिए खड़ा था। राजा पसीने में लथपथ था और कांपते होंठों के साथ दीवार से टेक लगाए खड़ा था। क्या बताना चाहते हो? अभय ने सख्ती से पूछा। वो लोग रात को आते हैं, सफेद जीप में, नंबर प्लेट हर बार बदली होती है, हमें बस कॉल आता है और जगह बता दी जाती है। असली बॉस कोई और है, जिसे सब शाह साहब कहते हैं। कौन है ये शाह साहब? अभय की आंखें और पैनी हो गईं। मुझे नहीं पता, पर कल रात नहर के उस पार पुराने बाग में मीटिंग है, बस इतना ही जानता हूँ, राजा हिचकिचाते हुए बोला। अभय कुछ पल चुप रहे, फिर गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए बाहर निकल आए। इसे छोड़ दो, मगर नजर रखना, ये कहते ही वो हवेली की तरफ रवाना हो गए। उधर हवेली में रविवार की छुट्टी थी। सविता फिर से अपनी जिद लेकर जमींदार हीरालाल के सिर पर चढ़ी हुई थी। बाबा साहब, हमें सैर पर जाने दो, लाला से कहो हमें भी ले जाए, हमें भी जंगल देखना है। सविता ने जिद की। नहीं, जंगल में जाना लड़कियों का काम नहीं होता, हर वक्त कोई ना कोई नई जिद लेकर खड़ी रहती हो। यशवर्धन ने सख्ती से मना कर दिया। बिल्कुल सही कह रहा है, तुम लड़की हो, ऐसे हर जगह नहीं जा सकती। हीरालाल जी ने भी डांटते हुए कहा। सविता मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गई। लाला भी जाते हैं और अरुण भी जाता है, फिर हम लड़कियां क्यों नहीं जा सकती? थोड़ी देर बाद फिर से बोली, और वैसे भी हम भी ताकतवर हैं, हमें सिर्फ जेवर पहनना ही क्यों अच्छा लगे? रणधीर जी ने सख्त नजरों से उसे देखा, मगर कुछ बोल नहीं सके क्योंकि सबके सामने थे। हीरालाल ने हंसते हुए कहा, यशवर्धन ले जाओ तीनों लड़कियों को। सविता ठीक कह रही है, लड़के लड़कियां हमारे लिए बराबर हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। खासकर जमींदार रणधीर को तो लड़कियों का इस तरह बाहर आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो अपने बड़े भाई साहब के आगे कुछ भी नहीं कह सकते थे। यशवर्धन के साथ वो तीनों जीप में बैठी और जंगल की तरफ निकल पड़ी। आप देख नहीं रहे, सविता की हर बात को अब जमींदार साहब सर आंखों पर रखते हैं। आप कब बात करेंगे? और सविता के रिश्ते का अब इंतजार नहीं होता। सबके चले जाने के बाद प्रियंका जी रणधीर जी से बोली, आज रात मैं बात करता हूँ भाई साहब से, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जमींदार रणधीर ये फैसला कर चुके थे कि आज रात ही भाई से बात करेंगे। थोड़ा सफर करके वो लोग जंगल में पहुंचे। उस वक्त आसमान पर नारंगी रंग छाया था और चारों तरफ हल्की रोशनी बाकी थी। सविता, किरण, रेखा और अरुण जीप से उतरे। सविता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सचमुच जंगल आई है। जमींदार हीरालाल उसकी हर जिद मान ही जाते थे। तुम लोग ध्यान रखना, ज्यादा इधर उधर मत जाना, मैं जरा कॉल अटेंड करके आता हूँ। अरुण, तुम इन तीनों को समझाओ और देखो, मैं अभी आया, यशवर्धन ने कहा और थोड़ा आगे निकल गए क्योंकि जंगल में नेटवर्क ठीक से नहीं था। जंगल की खामोशी में सिर्फ चिड़ियों की आवाज गूंज रही थी। सविता ने सबको पीछे किया। किरण और रेखा हंसते हुए एक दूसरे को कोहनी मारने लगी। चलो सविता दीदी, अंदर चलो, जंगल में डरने की जरूरत नहीं, अरुण ने शरारत से कहा। सविता ने आंखें तंग की। सामने झाड़ियों में हल्की सी हरकत हुई। सविता ने पत्थर उठाकर मारा। अगले ही पल पास खड़ी एक जीप का शीशा टूटने की आवाज आई। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। अरे बाप रे, ये क्या किया? रेखा ने दोनों हाथ सिर पर रख लिए। जीप का दरवाजा जोर से खुला और गुस्से से एसपी अभय कुमार बाहर आए। उनकी आंखों में आग सी जल रही थी। किसने मेरी जीप पर पत्थर मारा? अभय चिल्लाया। सविता तो जैसे डर के मारे जम गई। उसने
उसने तुरंत किरण को आगे किया। मैंने नहीं किया, वो हकलाने लगी। किरण हंसी दबाते हुए सिर झुका गई। अरुण और रेखा भी नजरें चुराने लगे। अभय सबके सामने आकर रुके। उनकी नजर सीधी सविता पर पड़ी। मिस शौकीन, अगर पत्थर चलाने का इतना ही शौक है तो दूसरों की गाड़ी पर निशाना मत साधो। वो वाकई गुस्से में थे। माथे पर पसीना झलक रहा था और लहजा कड़क था। सविता शर्म से कांपने लगी, आंखें आंसुओं से भर गईं, जबकि बाकी तीनों बामुश्किल अपनी हंसी रोक रहे थे। अब की बार भागने की कोशिश की तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने नजरें झुकाई तो अभय ने आगे बढ़कर उसे घूरा। सविता के हाथ ठंडे पड़ गए, सांस जैसे रुक गई, उसकी धड़कनें कानों में गूंजने लगी। अभय हल्के से मुस्कुराए और थोड़ा पीछे हट गए। इतने में यशवर्धन भी लौट आए। आप यहाँ? उन्होंने पूछा। बस गुजर रहा था तो अरुण को देखा और यहीं आ गया, अभय ने जवाब दिया। रेखा ने तुरंत कहा, लाला अब किरण को जंगल घुमा दीजिए, कब से इंतजार कर रही है। किरण शर्मा गई। सविता मुस्कुराकर बोली, इनके हाथ तो किरण पहले ही आ चुकी है। सब हंस पड़े। थोड़ी देर बाद वो सब वापस हवेली लौट आए। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के सब लोग जंगल से वापस आ गए थे और वापसी पर उनके कदमों की आहट अब भी रास्तों में गूंज रही थी। जमींदार हीरा लाल अपने कमरे में चले गए थे। हवेली में अब भी थोड़ी रौनक बाकी थी। यशवर्धन ने गाड़ी के दरवाजे बंद किए और लड़कियों को अंदर लेकर आ गया। सविता अभी तक जंगल की बातों में मगन थी। बाबा, आपने सुना ना? मैं नहीं डरी बिल्कुल, वो जोश से कह रही थी। अंदर ही अंदर अरुण बुदबुदाया, वाह क्या झूठ है। निर्मल ने तल्खी से कहा, जंगल में जाना, जानवरों को देखना, उनका पीछा करना खेल नहीं है। अगर गलती से कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो? सविता ने मुंह बनाया। निर्मल, हर वक्त उल्टी बात करना जरूरी है क्या? कभी तारीफ भी कर दिया करो। निर्मल कुछ कहने ही वाला था कि अंदर से प्रियंका की आवाज आई, निर्मल तुम जरा आना। वो सविता को घूरता हुआ कमरे में चला गया और बाकी लोग अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। अंदर जमींदार रणधीर भी बैठे थे। प्रियंका जी ने हीरालाल जी से कहा, भाई साहब आप तो जानते हैं सविता दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है। इसका बस चले तो हवेली की छत भी तोड़ डाले। आप तो इसकी हर बात मान लेते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इसके भविष्य के बारे में कोई फैसला किया जाए। हीरालाल जी ने बेटी की तरफ देखा और गहरी सांस ली। प्रियंका ने नरमी से कहा, हम चाहते हैं कि सविता का रिश्ता निर्मल के साथ पक्का कर दिया जाए और मंगनी तय हो जाए। शायद तब ये थोड़ी संभल जाएगी। कमरे में पल भर को खामोशी छा गई। हीरा लाल ने हामी भरी, मैं खुद भी यही चाहता था। रणधीर, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझो। निर्मल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। प्रियंका जी भी खुश हो गईं। निर्मल हीरा लाल जी की हवेली के पड़ोस में ही रहता था। अच्छे खानदान से था और लड़का उन्हें बचपन से ही काफी पसंद था। उसके पिता से हीरा लाल जी के काफी अच्छे संबंध थे और हवेली में उसका आना जाना आम था और यशवर्धन के साथ जंगल की सैर पर भी जाया करता था। निर्मल, तुम बताओ क्या ख्याल है? हीरा लाल ने पूछा। जो भी आप लोगों को बेहतर लगे, उसने धीरे से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर उसका सामना एसपी अभय कुमार से हुआ। निर्मल ने सिर झुकाकर नमस्ते किया और आगे बढ़ गया, लेकिन जो बातें अभय ने कमरे से सुनी थी उसने उनका दिल भारी कर दिया। ना जाने क्यों सविता का रिश्ता तय होने की बात सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो जो बात करने आए थे कहे बिना ही वहां से चले गए। सुबह का वक्त था, बाहर का मौसम ठंडा था। वो अपने कमरे की बालकनी में आ गई थी, जहां से दूर दूर तक पहाड़ और खुला आसमान दिखाई दे रहा था। बादलों ने नीले आसमान को ढक रखा था। वो आंखें बंद कर ठंडी हवा महसूस कर रही थी। तभी अभय मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे। उनकी नजर ऊपर गई और बालकनी में खड़ी सविता पर ठहर गई। वो हर चीज से बेखबर खड़ी थी। अभय के मन में हलचल हुई, ये लड़की मुझे इतनी क्यों खींच रही है। उसी वक्त वीरेंद्र ने आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। क्या नजारे देख रहे हो एसपी साहब, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? सविता अचानक पलटी और कमरे में चली गई। अभय थोड़ा घबराए, ना
नहीं, मैं तो बस परिंदे देख रहा था। वीरेंद्र हंसते हुए बोला, वैसे सोच लो अभय, ये हवेली वाले बड़े सख्त मिजाज हैं, ऐसी मोहब्बत से तो बच के रहो। वो कानों को हाथ लगाकर फिर से दौड़ने लगा। अभय वहीं खड़े बुदबुदाए, ये लड़की मेरा दिल ही चुरा ले गई है। उधर सविता, रेखा, किरण और गरिमा अपने कमरे में बैठे थे और आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उस वक्त कमरे का माहौल हंसी मजाक का था और बातें मोहब्बत पर हो रही थी। सविता ने तकिया रखते हुए सवाल किया, अगर हमें किसी से मोहब्बत हो जाए तो कैसे पता चलता है कि वो इंसान हमारे लिए जरूरी हो गया है? किरण ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मोहब्बत तो चुपके चुपके दिल में घर कर लेती है और हमें पता ही नहीं चलता कि कब सामने वाला अजनबी से अपना हो जाता है। जब तक मोहब्बत का एहसास होता है तब तक हम बहुत आगे निकल चुके होते हैं। किरण का रिश्ता सालों पहले ही यशवर्धन से तय हो चुका था और वो कब उन्हें पसंद करने लगी, इसका एहसास खुद उसे भी देर से हुआ था। रेखा बोली, मुझे तो मोहब्बत से डर लगता है, ये आग जैसी होती है, जलाकर राख कर देती है। गरिमा ने शरारत से सविता की तरफ देखा, मिस सविता, तुम क्यों मोहब्बत की बातें पूछ रही हो? और वो भी यूं अचानक। सविता थोड़ी सकपका गई, नहीं बस ऐसे ही पूछ लिया। रेखा ने उसकी ओर देखकर हंसी दबाते हुए कहा, मुझे तो लगता है हमारी सविता को एसपी साहब अच्छे लगने लगे हैं। इतना सुनते ही सविता ने तकिए में मुंह छुपा लिया। गरिमा बोली, अरे वाह, शर्मा भी रही हो, ये तो अखबार की खबर बननी चाहिए। बहादुर सविता को हो गया प्यार, वो भी एसपी अभय कुमार से। रेखा ने बोतल को माइक बनाकर जोर से कहा और गाना शुरू करने ही वाली थी कि किरण ने उसका मुंह दबा दिया। बदतमीज, चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। सविता भी मुस्कुराए बिना ना रह सकी। उसकी आंखों में चमक थी, धीरे से उसके होंठों से फिसल ही गया। हाँ, लगता है एसपी साहब मुझे अच्छे लगने लगे हैं। इतने में दरवाजे से अरुण अंदर आया। सुनो, एक खुशखबरी लाया हूँ। तीनों की नजरें उसकी तरफ उठी। अब बताओ भी जल्दी, सविता ने कहा। अरुण उछलते हुए बोला, 2 दिन बाद मंगनी होने वाली है, सविता दीदी और निर्मल जी की। ये सुनते ही किरण और रेखा चौंक पड़ी, लेकिन सविता का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। रेखा को यकीन ही नहीं हुआ। अरुण ने हंसते हुए कहा, अरे तुम सबको मजाक लग रहा है, मैं अभी बाहर से मिठाई खाकर आ रहा हूँ। थोड़ी देर में हवेली में मिठाई आएगी, तब देख लेना। चलो अब डांस की तैयारी करो। अरुण तो अपनी खुशी में झूम रहा था, लेकिन कमरे में बैठी बाकी तीनों लड़कियों की मुस्कान गायब थी। थोड़ी देर पहले ही सविता ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और अब उसका रिश्ता किसी और के साथ तय होने की खबर आ गई थी। अगर उन्होंने सविता की मोहब्बत की बात ना सुनी होती तो शायद इस खबर पर बेभी खुशी से झूम उठती, लेकिन अब जैसे माहौल बोझिल हो गया था। थोड़ी ही देर में हवेली के बाकी लोग भी मिठाई लेकर आए और सविता को मिठाई खिलाकर चले गए। रेखा और किरण भी अपने कमरे में लौट गईं, मगर सविता जैसे पत्थर बन गई थी। उस रात उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी, गम से भरी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो देर रात तक बालकनी में खड़ी चांद को देखती रही। हवेली में हर तरफ सन्नाटा था, बस हवेली के आंगन में खड़ा पुराना पीपल का पेड़ हल्की हवा में सरसराहट कर रहा था। चांदनी पूरी हवेली को नहला रही थी। सविता ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, अभी तो मेरे दिल में मोहब्बत की जड़ें जमनी शुरू ही हुई थीं। अभी तो मैंने इस रास्ते में कदम रखा था, अभी तो मैंने मोहब्बत को ठीक से पहचाना भी नहीं था और मेरी जिंदगी में इतना बड़ा इम्तिहान आ गया। सविता आसमान की तरफ देखती हुई अपनी किस्मत से जैसे बात कर रही थी। आंखों से आंसू बहकर उसके गाल गीला कर गए थे। अचानक उसकी नजर हवेली की दीवार पर पड़ी। वहां एक साया हिलता डुलता दिखा। सविता की सांस अटक गई। उसने घबराकर चादर कसकर अपने चारों तरफ
तरफ लपेटी और दबे पांव नीचे उतर आई। जाते जाते उसने मोमबत्ती जलाई और हाथ में पकड़ ली, क्योंकि हवेली के उस हिस्से में गहरा अंधेरा फैला हुआ था। सन्नाटे में उसकी पायल की छनकार और चूड़ियों की खनक साफ सुनाई दे रही थी। सविता ने देखा आधी रात को उसके चाचा जमींदार रणधीर बाहर आ रहे थे। वो किसी शख्स से मिलने लगे, लेकिन अंधेरे की वजह से सविता उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाई। ये कौन है? सविता बुदबुदाई और जल्दी से कोने में छुप गई। अब साफ दिख रहा था कि कोई आदमी हवेली के अंदर दाखिल हो रहा है और चाचा उससे बात कर रहे हैं। पास में शायद कोई ठेला भी था। चाचा बार बार इधर उधर देख रहे थे, जैसे किसी के देख लेने का डर हो। सविता डर और जिज्ञासा के बीच फंसी थी। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके होंठों से चीख निकलने ही वाली थी कि दूसरे ही हाथ ने उसके मुंह को कसकर बंद कर दिया। चुप रहो सविता, शोर मत करो। ये एसपी अभय कुमार की भारी मगर धीमी आवाज थी। सविता का दिल एक पल को थम गया। उसने आंखों से इशारा किया कि हाथ हटाए। अभय ने धीरे से हाथ पीछे कर लिया। आज पहली बार उसने सविता का नाम लिया था और उस आवाज में उसका नाम उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभय ने बहुएं चढ़ाकर पूछा। मैंने एक साया देखा था, कोई हवेली के अंदर आ रहा था तो मैं देखने चली आई, सविता ने डरते डरते कहा। अभय की तेज नजरें तुरंत उसी कोने की तरफ गईं, मगर अब वहां कोई नहीं था। चाचा रणधीर भी अंदर लौट चुके थे। उसने सविता को अपने पीछे किया और दबे कदमों आगे बढ़ा। कुछ देर बाद देखा कि वही शख्स हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रहा है। अभय ने सविता की कलाई पकड़ी और फुसफुसाकर कहा, तुम साथ नहीं आओगी, अपने कमरे में जाओ। उसकी आवाज कड़क थी, लेकिन सविता की जिद कहाँ मानने वाली थी। नहीं, मैंने पहले देखा था, मैं भी देखूंगी कि ये कौन है, उसने धीमे मगर अड़कर कहा। अभय ने उसे गुस्से से घूरा। तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितनी नादान हो, ये खेल नहीं है। वो आगे बढ़ा तो सविता भी दबे पांव उसके पीछे हो ली। उसकी पायल की आवाज गूंजी तो अभय ने हाथ उठाकर उसे वहीं रुकने का इशारा किया। अभय धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अंदर से कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। दोनों सतर्क हो गए। अभय ने कमर से खंजर निकाला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। पुराने संदूक खुले पड़े थे, कागज बिखरे हुए थे, मगर वो शख्स गायब था। ये कैसे मुमकिन है? अभय ने खुद से कहा। सविता भी दबे कदमों अंदर आ गई। तभी खिड़की से हवा का तेज झोंका आया और दीवार पर टंगी लालटेन बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। डर के मारे सविता ने बेख्याली में अभय का बाजू कसकर पकड़ लिया। अभय के दिल में एक अजीब सी हलचल उठी, जैसे पहली बार उसने सविता का स्पर्श इतने करीब से महसूस किया हो। डरो मत, मैं यही हूँ, उसने पहली बार नरम लहजा अपनाया। सविता के हाथ में जो मोमबत्ती थी उसे अभय ने जला दिया। हल्की रोशनी कमरे में फैल गई। किस्मत से उसके पास लाइटर था। सविता ने अनायास पूछ लिया, तुम सिगरेट पीते हो? अभय थोड़ी देर रुका, फिर कहा, हाँ कभी कभी। कुल मिलाकर यही एक खराबी है मुझ में, चलेगा ना तुम्हें? अभय कुमार ने हल्के लेकिन गंभीर लहजे में कहा। हाँ, मतलब ये कि अगर मैं तुम्हें इस दुनिया से अलग अपनी दुनिया में ले जाऊं तो क्या तुम मेरा साथ दोगी, मेरी जिंदगी बनोगी? उसने अपना हाथ सविता की ओर बढ़ाया। इतना सीधा और खुला इजहार ए मोहब्बत अभय करेगा, ये सविता ने सोचा भी नहीं था। वो तो बस पलके झपकाए उसे देखती रह गई। मन किया कि उसी वक्त हाँ कह दे, बता दे कि वो भी उसे उतना ही चाहती है, लेकिन समाज की बेड़ियां और पुरानी रस्में उसके दिल पर बोझ बनी हुई थी। मन ही मन उसने सोचा, हम जैसी जमींदार की बेटियां सिर्फ बड़े घराने वालों के साथ ही शोभा देती हैं, हर किसी के साथ नहीं। दिल पर पत्थर रखकर उसने कहा, अभय जी मुझे माफ कीजिए, हम जमींदार घर की बेटियां हैं, हर किसी से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। अभय का दिल चकनाचूर हो गया। उसने फिर कहा, सविता तुम किसी चीज से डरो मत, बस एक बार हाँ कह दो, मैं खुद ही जमींदार साहब को मना लूंगा।
उसने सविता की कलाई थाम ली। सविता की आंखें भीग गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर मुझे हाँ करने का हक होता तो यकीन मानो मैं एक लम्हा भी नहीं लगाती, पर मेरे पास ये हक नहीं है। उसने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और वहां से भाग गई, जाते जाते जैसे अभय की जिंदगी से रोशनी छीनकर अंधेरा छोड़ गई हो। अभय कुछ देर वहीं खड़ा रह गया। फिर जब उसने कदम आगे बढ़ाए तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी। झुककर देखा तो सविता की एक पायल वहां गिरी पड़ी थी। उसने पायल उठाई और अपने कमरे में आ गया। सुबह हमेशा की तरह ही हवेली में रौनक थी। बाहर आंगन में नाश्ता चल रहा था। रसोई घर में कामकाज तेजी से चल रहा था। सविता प्याज काट रही थी, वहीं किरण बर्तन सजा रही थी। तभी प्रियंका जी रसोई में आई। किरण बेटा, तुम ये सब छोड़ो, जाओ यशवर्धन के कपड़े प्रेस करो और उसे दे आओ। तुम्हें पता है ना, उसे नौकरों का काम बिल्कुल पसंद नहीं। जाओ, उसे बाहर जाना है। किरण ने सिर हिलाया और यशवर्धन के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे के बाहर से उसने आवाज दी, लेकिन शायद वो नहा रहा था, इसीलिए उसने अंदर जाकर उसकी अलमारी से कपड़े निकाले और प्रेस करने लगी। यशवर्धन की अलमारी और कमरा सिर्फ घर की लड़कियां ही संभालती थी, किसी नौकर को छूने तक की इजाजत नहीं थी। किरण कपड़े प्रेस करते करते धीरे धीरे फिल्मी गाना गुनगुनाने लगी। इतने में यशवर्धन नहाकर बाहर आया। उसने किरण की मीठी आवाज सुनी तो होठों पर मुस्कान आ गई। तौलिया बालों पर फेरते हुए किरण के बिल्कुल पीछे आ खड़ा हुआ। मुझे तो आज पता चला कि तुम इतना अच्छा गा भी लेती हो, थोड़ा और सुना दो। पीछे से उसकी आवाज सुनकर किरण पसीने पसीने हो गई। ना नहीं, मैं तो बस यूं ही, वो हकलाती रह गई। यशवर्धन बहुत करीब आ चुका था। किरण के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। यशवर्धन ने धीरे से उसके बाल कान के पीछे सरकाए और मुस्कुराकर बोला, क्या होगा तुम्हारा किरण? मेरे जरा सा करीब आने पर ही इतनी घबरा जाती हो। किरण ने जल्दी से प्रेस किए कपड़े उसके हाथ में पकड़ाए और नजरें झुका ली। ये लीजिए आपके कपड़े। यशवर्धन ने कपड़े लेते हुए उसकी ओर देखते हुए कहा, जाओ किरण, कहीं तुम्हारी ये नजरें ही मुझे घायल ना कर दें। यशवर्धन उसे घबराता देख कुछ कदम पीछे हट गया। किरण को मौका मिला तो वो मुस्कुराती हुई वहां से अदा के साथ निकल गई। पीछे से यशवर्धन उसकी अदाओं पर फिदा हो रहा था। सविता का बदला बदला सा व्यवहार सबको महसूस हो रहा था। वो रसोई में पानी पी रही थी। तभी यशवर्धन आया। क्या बात है, हमारी गुड़िया इतनी चुप चुप क्यों है? रेखा और अरुण वहां से उठकर चले गए ताकि दोनों भाई बहन आपस में बात कर सकें। सविता की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, लाला, आप लोग जानते हैं निर्मल कैसे हैं, फिर भी मेरा रिश्ता उनसे कर दिया। उसका इशारा निर्मल की जुए की आदत और देर रात तक घर से बाहर रहने की तरफ था। यशवर्धन ने उसके सिर पर हाथ रखा और समझाया, ये फैसला बाबा साहब ने तुम्हारे भले के लिए लिया है ताकि तुम उनकी नजरों के सामने रहो। एक दिन तुम्हारा प्यार निर्मल को बदल देगा। अब मुस्कुरा दो। यशवर्धन के कहने पर सविता ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। यशवर्धन को लगा कि वो अभी बच्ची है, इसीलिए शादी को लेकर घबराई हुई है। धीरे धीरे वो सब समझ जाएगी। यशवर्धन के जाते ही सविता अपने कमरे की तरफ बढ़ी। रास्ते में निर्मल ने उसे आवाज दी, जी निर्मल, इस वक्त कुछ काम है? सविता ने रुककर कहा। निर्मल को उसका नाम लेना अच्छा नहीं लगा। वो तमतमाकर बोला, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, मुझे साहब कहकर पुकारा करो। उसने सविता के पास जाकर जबरदस्ती उसकी कलाई पकड़ ली। सविता सख्त लहजे में बोली, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, छोड़ो मेरा हाथ। निर्मल गुस्से से बोला, बहुत अकड़ है ना तुम में, अभी 2 मिनट में निकाल देता हूँ ये अकड़। उसने गुस्से में सविता को धक्का देकर कमरे में खींचा। सविता जोर जोर से रोने लगी। इसी बीच अभय कुमार उधर से गुजर रहा था। उसने सविता की चीख सुनी और तुरंत कमरे में दाखिल हो गया। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखों से जैसे आग बरसने लगी। वो गुस्से से निर्मल पर
झपटा और उसे खींचकर सविता से अलग किया। फिर 2-3 मुक्के जड़ दिए। निर्मल दूर जाकर गिर पड़ा। रोती हुई सविता अभय के पीछे छुप गई। निर्मल उठते ही अभय का गिरेबान पकड़कर बोला, साले तू कौन होता है हमारे बीच में आने वाला? अभय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कौन हूँ ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये समझ ले वो अभी तेरी बीवी नहीं है और अगर आइंदा उसे छूने की कोशिश की तो ऐसी सजा दूंगा कि मौत की भीख मांगोगे। उसने निर्मल को जोर से धक्का दिया और सविता का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले आया। बाहर आकर वो सविता से भी सख्ती से बोला, और तुम अगर आइंदा उसके आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? सविता रोती रही। अभय ने गहरी सांस लेकर अपने लहजे को नरम किया। देखो सविता, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, पर तुम्हें खुद को संभालना होगा। रात बेरात ऐसे अकेली मत निकला करो। उस रात भी तुम बाहर निकल आई थी और अब यहाँ ये। उसने अपना रुमाल बढ़ाते हुए कहा, आंसू पोंछो और अपने कमरे में जाओ। जब तक तुम अंदर नहीं जाती मैं यहीं खड़ा रहूंगा। सविता रुमाल लेते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। निर्मल का घर हवेली से लगा हुआ था। वह छत से दीवार फांदकर जीने से उतरकर कभी भी हवेली में आ जाता था। आज भी वह इस तरीके से आया था। अभय गुस्से से तमतमाता हुआ अपने कमरे में गया और मुट्ठियां भींच लीं। क्या हुआ अभय? वीरेंद्र ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। अभय ने गुस्से से जवाब दिया, वीरेंद्र, अब इन्वेस्टिगेशन में जमींदार रणधीर और उनके पड़ोसी निर्मल का नाम भी शामिल करो। वीरेंद्र चौंक गया। वो तो कर दूंगा, लेकिन हुआ क्या है जो तुम इतना गुस्से में हो? अभय ने गिलास से पानी पीकर गहरी सांस ली और बोला, अभी मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। निर्मल सविता के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। मेरा खून जल रहा है, दिल कर रहा है उसे अभी जमीन में गाड़ दूं। निर्मल की करतूत याद करके अभय कुमार की आंखें लाल हो गईं। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। वीरेंद्र ने उसे सोफे पर बैठाया। अभय ने दांत भींचते हुए कहा, मेरी मोहब्बत पर गलत नजर डाली है उसने, उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और वो जो हमें आखिरी फोन कॉल मिली थी उसकी रिकॉर्डिंग निकलवाओ, सब चीजें दोबारा से जांचो। मुझे लगता है इस केस के पीछे हवेली का ही कोई आदमी जुड़ा है। कल तक सब साफ हो जाना चाहिए। हुक्म देकर वो ठंडे पानी से नहाने चला गया ताकि खुद को काबू में कर सके। 1 हफ्ते तक अभय ने पूरी जांच पड़ताल दोबारा की। हर धागा पकड़कर उसने परत दर परत खोली। जब राजू को उसने 2-3 थप्पड़ जड़े तो वो सब उगल गया। अब सबूत हाथ में था। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। अभय की आंखों के चारों ओर काले घेरे साफ गवाही दे रहे थे कि कई दिनों से नींद उसकी आंखों से रूठी हुई थी। मगर जैसे ही राजू ने सच उगला, उसका खून ठंडा हुआ और चेहरा सख्त हो गया। अब किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, उसने धीमी आवाज में कहा और अपनी फाइल बंद कर दी। हवेली में उस दिन जश्न का माहौल था। पूरी हवेली बिजली की लाइटों से सजाई गई थी क्योंकि आज मंगनी का दिन था। सविता की मंगनी निर्मल के साथ होने वाली थी। हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। आंगन में बड़े बड़े पेड़ों पर लाइटें टिमटिमा रही थीं। चारों तरफ गहमा गहमी थी। ढोलक की थाप, हंसी की गूंज, सब कुछ खुशियों का ऐलान कर रहे थे। जमींदार हीरा लाल के चेहरे पर बरसों बाद इत्मीनान की मुस्कान थी। लाठी के सहारे मेहमानों का स्वागत करते वो चारों तरफ घूम रहे थे। इधर सविता आईने के सामने बैठी थी। उसने गहरे हरे रंग का लहंगा पहना हुआ था। हाथों में कांच की चूड़ियां और होठों पर हल्की मुस्कान, मगर दिल के अंदर बेचैनी थी। निर्मल का नाम सुनकर ही उसकी रूह कांप उठती थी। अरुण ने शरारत करते हुए कहा, वैसे सविता, आज तो तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि सोच भी नहीं सकते थे। तुम तो चुप ही रहो। रेखा ने तुरंत टोका, हमारी सविता अपने नाम की तरह ही है, सच में बहुत दिलकश। रेखा ने उसके सिर पर दुपट्टा ठीक किया और अरुण से बोली, जाओ, तुम्हें बाबा बुला रहे हैं। तभी किरण अपनी साड़ी संभालते हुए कमरे में आई और अरुण को बाहर भेज दिया।
अरुण के जाते ही किरण ने दरवाजा बंद किया और सविता के पास आई। सविता, अगर तुम इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो तो साफ साफ इनकार कर दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सविता की आंखें नम हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं किरण, मैं बाबा और लाला की इज्जत नहीं तोड़ सकती। ये कहकर वो किरण से लिपट गई और सिर हिला दिया। तभी प्रियंका जी कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने सबको देखा और प्यार से बोली, वाह, तुम सब कितनी प्यारी लग रही हो। चलो रेखा, थोड़ी देर में इन्हें बाहर लेकर आना। कुछ ही देर में सारा गांव हवेली में जमा हो गया। चारों तरफ खुशी का समा था। जब सविता को बाहर लाया गया तो रात गहराई हुई थी, मगर हवेली रोशनी से दमक रही थी। आज का दिन है बड़ा प्यारा। आई है मंगनी की बहार। ढोलक की थाप पर औरतें गा रही थीं। हवाओं में खुशबू और खुशियों का मेला लग रहा था। जमींदार हीरा लाल ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और बोले, आज हमारी हवेली की तारीख का अहम दिन है। सविता की सगाई निर्मल से तय हुई है। तालियों की गूंज से महफिल गूंज उठी। सविता धीमे धीमे कदम रखती आंगन में आई। उसकी कलाई में सुनहरी चूड़ियां छनक रही थी, मगर दिल की धड़कनें उस छनक को दबा रही थीं। नजर उठाई तो सामने निर्मल खड़ा था, मुस्कुराता हुआ और बेपरवाह। सविता ने तुरंत नजरें झुका ली। किरण किनारे खड़ी थी। उसके दिल में हलचल मची हुई थी। तभी यशवर्धन आगे बढ़ा। उसकी तरफ एक पल को देखा। उसकी नजरों में खामोश यकीन था। निर्मल के माँ बाप शान से खड़े हुए थे। हीरा लाल जी उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। हीरा लाल जी के बाद निर्मल का परिवार ही गांव में सबसे अमीर परिवार था। हीरा लाल जी को वह परिवार अपनी बेटी के लिए बहुत योग्य लग रहा था। निर्मल की खराब आदतें उन्हें लग रहा था कि लड़कपन है, समय के साथ सुधर जाएगा। निर्मल ने सविता की उंगली में अंगूठी पहनाई। एसपी अभय कुमार ने नजरें फेर ली। कुछ देर के लिए उसके मन में तूफान सा उठ गया। तालियां बजी, सबने मुबारकबाद दी। सविता की पलकों पर मजबूरी झलक रही थी, जैसे अपनी मर्जी दबाकर बैठी हो। फिर यशवर्धन आगे बढ़ा। उसके हाथ मजबूत थे, निगाहें आत्मविश्वास से भरी हुई। उसने किरण की तरफ देखा। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया। महफिल में एक और शोर उठा, पर कुछ दिल उस शोर के पीछे खामोशी से तड़प रहे थे। जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो सविता भी अपने कमरे में आई। उसे अचानक पायल याद आई, जो कहीं मिल ही नहीं रही थी। ये कहाँ गई? ये तो एक ही जोड़ी है। वो अलमारी में दूसरी पायल ढूंढने लगी, पर नहीं मिली। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अभय कुमार अंदर आया। इसे ढूंढ रही हो? उसने हाथ में चांदी की पायल दिखाते हुए कहा, ये मेरी है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? सविता ने बेचैनी से पायल छीनने की कोशिश की, मगर अभय ने हाथ ऊपर कर लिया। जिस दिन मेरा दिल तुमसे जुड़ा था, उसी दिन ये पायल मेरे पास छूट गई थी। अभय उसके बहुत करीब आ गया। उसकी खुशबू से सविता का दिल तेज धड़कने लगा। आप यहाँ से जाइए, किसी ने देख लिया तो। सविता ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। अभय एक एक कदम आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक सविता का पांव मुड़ा और वो गिरते गिरते अभय के ऊपर आ गिरी। दोनों जमीन पर थे। उसी वक्त प्रियंका जी कमरे के बाहर से गुजरी। उनकी नजर दोनों पर पड़ी तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे देखो भाई साहब, आपकी बेटी क्या कर रही है? प्रियंका जी की आवाज सुनकर सब लोग जमा हो गए। सविता घबराकर खड़ी हुई, आंखों से आंसू बह निकले। यशवर्धन गुस्से से आगे बढ़ा और सविता के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। ये सब क्या है सविता? जमींदार हीरा लाल चिल्ला पड़े। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये लड़खड़ाकर गिरी थी। अभय तुरंत बीच में आ गया और बोला, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन रणधीर चीख पड़े, अभी के अभी इसे हवेली से बाहर निकालो। असल में रणधीर तो यही चाहते थे कि अभय बिना केस सुलझाए हवेली से चला जाए, क्योंकि वो उनका सच जान चुका था। उन्हें ये अच्छा मौका मिला। अभय ने गुस्से से कहा, मैं यहाँ केस के सिलसिले में आया हूँ, जब तक सच सामने नहीं आ जाता नहीं जाऊंगा। मगर जमींदार हीरा लाल भी उस वक्त उसकी एक नहीं सुन रहे थे।
गार्डों ने अभय को पकड़कर हवेली से बाहर धकेल दिया। कमरे में अब सिर्फ रेखा, किरण और सविता रह गईं। सविता बालकनी से देख रही थी कि गार्ड अभय को पीट रहे हैं। उसके रोने की आवाज तेज हो गई। मत मारो उसे, जाओ किरण, रोक लो, सविता चिल्लाई। उसे लग रहा था उसका दिल फट जाएगा। बड़ी मुश्किल से किरण और रेखा ने उसे संभाला, फिर उसे नींद की दवा देकर सुला दिया। उस रात के बाद से सविता बिल्कुल बदल गई थी। पहले वो चंचल और हंसमुख थी, अब हर वक्त चुप रहती। उसकी चाची प्रियंका उसे ताना देती, शुक्र कर मेरा, निर्मल को मैंने समझाया है तो वो तुझसे ब्याह करेगा, वरना तेरे जैसी बदचलन लड़की को तो कोई देखे भी ना। हवेली में तनाव बढ़ गया। हालात को संभालने के लिए हीरा लाल ने जल्द ही शादी का फैसला कर लिया। उसी दिन किरण और यशवर्धन की शादी करने का फैसला भी किया गया, क्योंकि किरण के एग्जाम पूरे हो गए थे और उसके पिता की जो इच्छा थी वह भी पूरी हो गई थी, क्योंकि किरण की उम्र अब 20 साल की हो चुकी थी। यशवर्धन और किरण तो खुश थे, मगर सविता इस फैसले से टूट गई। वो रोते हुए बोली, बाबा आप मुझे इस कुएं में मत धकेलिए। मैं अभय कुमार को चाहती हूँ, उसके अलावा किसी और की नहीं हो सकती, किसी और की दुल्हन नहीं बनूंगी। उसके हाथ में अभी अभी उसकी शादी की खबर आई थी। मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम्हारी हर जिद पूरी की, और तुम मुझे यही सिला दे रही हो। जमींदार हीरा लाल अपनी बेटी सविता के रवैये पर टूट गए। अगर कल तुमने चुपचाप हाँ नहीं कहा तो जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझना। वो आखिरी फैसला सुनाकर आगे बढ़ गए। सविता आंखों में आंसू लिए उन्हें जाता देखती रह गई। दूसरी तरफ हवेली की बालकनी में किरण खड़ी थी। उसके पास ही यशवर्धन चुपचाप खड़ा था। रोशनियों की झिलमिलाहट में उसकी गहरी नजरें बार बार किरण पर टिक रही थीं। किरण का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसे लगा यह रिश्ता अब और गहरा हो जाएगा। किरण ने धीमे स्वर में कहा, बस सविता भी खुश रहे। किरण के दिल में सविता की फिक्र थी। और फिर देखते देखते शादी का दिन आ गया। सविता लाल जोड़े में सजी बैठी थी। सविता को शादी के लिए बाहर लेकर आया गया। थोड़ी देर पहले ही किरण की यशवर्धन से शादी हुई थी। अब सविता की बारी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। निर्मल का परिवार रुपए पैसे से काफी संपन्न था। हीरालाल जी के बाद गांव में उन्हीं का सबसे ज्यादा मान सम्मान था। हीरालाल जी को लग रहा था कि उनकी बेटी आराम से उस घर में रहेगी। निर्मल की जो आदतें थीं उनके बारे में हीरालाल जी का सोचना था कि अभी जवान है, लड़कपन है, समय के साथ धीरे धीरे निर्मल सुधर जाएगा। निर्मल के माता पिता की मेहमान नवाजी में हीरालाल जी कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियों का सायरन गूंजा। एसपी अभय कुमार अपनी टीम के साथ हवेली में दाखिल हुए। रोक दो ये शादी, उनकी आवाज आंगन में गूंजी। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। जमींदार हीरालाल लाठी टेकते हुए आगे बढ़े। ये क्या तमाशा है? अभय के हाथ में एक मोटी फाइल थी। उसने सबके सामने खोली और बोला, तमाशा मैं नहीं, ये लोग बना रहे हैं। अब वक्त है सच सामने लाने का। उसने तस्वीरें और दस्तावेज सबके सामने रखे। ये देखिए, राजू ने सब कबूल किया है। ये सारा स्मगलिंग का काम, लड़कियों का अपहरण, ये अवैध कारोबार, इसमें आपके भाई रणधीर और उनके खास लोग शामिल हैं। और सबसे बड़ा अपराधी है निर्मल, जिसके साथ आज सविता की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश हो रही थी। निर्मल का चेहरा उतर गया। झूठ है ये सब, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो? रणधीर चीख पड़ा, मगर अभय ने पुलिस को इशारा किया। वर्दी वाले तुरंत आगे बढ़े और निर्मल, रणधीर और उनके गुर्गों को हथकड़ियों में जकड़ लिया। ये सबूत अदालत में जाएंगे और अब इंसाफ होगा। हवेली में सन्नाटा फैल गया। प्रियंका जी तक इस गुनाह में शामिल पाई गई। जाते जाते वो रोती हुई बोली, भाई साहब, मेरे बच्चों का ख्याल रखना और हो सके तो हमें माफ कर देना। किरण, रेखा, गरिमा और अरुण सब रो रहे थे। सविता की आंखों से भी आंसू झरने लगे। मैंने कहा था ना बाबा, मैं अभय कुमार के बिना किसी और की नहीं हूँ।
हीरालाल की आंखों से आंसू झलक पड़े। कांपते होंठों से वो बस इतना कह पाए, मुझे माफ कर देना बेटी, मैं अपनी जिद में अंधा हो गया था और जो मैं देख रहा था बस उसी को सही समझ रहा था। आज मुझे एहसास हो गया कि जो फैसला बड़े लें वही हर बार सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी छोटे बड़ों से बेहतर फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जो फैसला झूठी शान और समाज को देखकर नहीं लिया जाता बल्कि रिश्तों की गहराई के हिसाब से लिया जाता है, सच्चाई के हिसाब से लिया जाता है, वह फैसला अधिक बेहतर होता है। और तुमने अभय को अपने दिल की गहराइयों से चुना, लेकिन मैं झूठी शान में अंधा तुम्हारी भावनाओं को समझ ही ना सका और अपने ही हाथों से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुल गया था। हीरालाल जी ने सविता के आगे हाथ जोड़ दिए। सविता ने तुरंत ही उनके हाथ पकड़े और कहा, बाबा आप मेरा सम्मान हैं, यूं इस तरह आपके हाथ जुड़े मैं कभी नहीं देखना चाहती। आप ऐसा करके मेरे दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं। सविता की बातों को सुनकर हीरालाल जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, बेटा तुम तो मुझसे भी ज्यादा समझदार हो। सविता बोली, आखिर हूँ तो आपकी ही बेटी। अभय ने आगे बढ़कर कहा, जमींदार साहब मेरा मकसद कभी आपकी इज्जत को ठेस पहुँचाना नहीं था, मैं सिर्फ सच सामने लाना चाहता था। हीरालाल ने रोते हुए कहा, अभय तुम मुझे माफ कर दो और मेरी हरकतों की सजा मेरी बेटी को मत देना। तुम उसे अपना लो, उसके प्यार को स्वीकार लो। अभय बोला, जमींदार साहब अगर आप सविता का हाथ मेरे हाथ में देंगे तो यह तो मेरी खुशकिस्मती होगी और मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। जमींदार साहब ने सारे गांव वालों के सामने कहा कि जो गलती मैंने की है वह गलती आप लोग कभी भी मत कीजिएगा। अगर किसी लड़के की आदतें सही नहीं है तो उसके साथ अपनी बेटी की शादी मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी बेटियां गलत आदतों को सुधारने की मशीन नहीं है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं सुधरते और इस वजह से कई लड़कियों की जिंदगी खराब हो जाती है। मेरी बेटी तो बच गई है, आप लोग भी अपनी बेटियों की जिंदगी के साथ कोई भी खिलवाड़ मत कीजिएगा और उनकी पसंद और नापसंद को महत्व जरूर दीजिएगा, क्योंकि शादी कोई पल भर का रिश्ता तो नहीं है। जिन्हें निभाना है यह उनकी मर्जी से हो तभी अच्छे से निभ सकती है। और फिर हवेली के आंगन में सविता और अभय की खुशी खुशी शादी कर दी गई और आज दो प्रेमी एक हो गए। किरण ने मुस्कुराकर सविता को गले लगाया, आखिरकार तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया, खुश रहो। यशवर्धन ने झुककर कहा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई, यही बड़ी बात है। बहन हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे दिल की बात नहीं समझी, जबकि तुमने खुले शब्दों में मुझसे कहा था, लेकिन मैं भी खामोश रहा। सविता ने कहा, अब जो हो गया वह बीत गया, अब सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में खुशियों से आगे बढ़ेंगे। अभय ने आगे बढ़कर सविता का हाथ थाम लिया, उसकी आंखों में बरसों का सुकून उतर आया। सविता ने शर्माकर नजरें झुका ली। हवेली फिर से जगमगा उठी, लेकिन इस बार कुछ अपनों के चले जाने का गम भी साथ था। शादी के बाद सविता की रौनक लौट आई, उसकी शरारतें, उसका हंसना सब अभय की जिंदगी को खुशहाल बना रहे थे। अभय की सख्त आंखों में अब नरमी थी। जब भी सविता उसके सामने आती उसकी नजरें उसी पर ठहर जाती। अक्सर सविता शरारत से उसकी फाइल छीन लेती और हंसकर कहती, अब बस भी करो, केस बंद करो, अब तुम्हारी बीवी की ड्यूटी शुरू हो गई है, सबसे बड़ा केस तुम्हारा है। अभय हंसते हुए उसे अपने गले से लगा लेता, और मैं इस केस में उम्र भर कैद रहना चाहता हूँ। सविता शर्मा जाती और हवेली की हवा फिर से खुशियों से भर उठती। अभी एसपी साहब की ड्यूटी यहीं गांव में ही थी, इसलिए हीरालाल जी ने उन्हें हवेली में ही रोक लिया था। उन्होंने कहा कि जब आपका ट्रांसफर हो तब आप सविता को लेकर यहाँ से जाइएगा, तब तक हमारे साथ ही यहाँ हवेली में ही रहिए। दोस्तों, कई माँ बाप जबरदस्ती अपनी पसंद को अपने बच्चों पर थोपते हैं। उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि उनके बच्चे उनकी संतान हैं, उनकी जायदाद नहीं। शादी जैसे रिश्ते में किसी के साथ जबरदस्ती दबाव बनाना, उसकी शादी जबरदस्ती किसी से करवाना उचित नहीं है। वही शादी बेहतर होती है जो खुशियों के आधार पर हुई हो, और वह शादी तो बहुत ही खुशकिस्मत होती है जिसकी नींव प्यार पर रखी गई हो। आपको यह कहानी
कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप जरूर दें। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।